लेकिन ये कि ह्यूमन नेचर में जो चीज़ें हैं उनको आप निकाल नहीं सकते। जो भगवान ने चीज़ें दी हैं उनको कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो जो ह्यूम ने बात की है कि इमोशंस को तो आप नेचर को, नेचुरल लॉ को नहीं तोड़ सकते। तो ह्यूम की एथिक्स जो है नेचुरल एथिक्स, इमोशंस, आदमी के बंडल ऑफ इमोशन है आदमी, इसलिए उसके इमोशंस को गाइड करो कि वो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाएं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ वर्चू कोई नहीं है, वर्चू नाम की कोई चीज़ नहीं। जो वर्चू हैं चीज़ें वो सारे शाब्दिक आडंबर बना दिए हैं आपने। वर्चू वो है यूटिलिटी, जो चीज़ हमारे काम में आ रही है। अगर जस्टिस हमारी हेल्प कर रहा है हमें, तो उसके लिए उन्होंने एक बार कह दिया कि कोई भी लॉ जो ह्यूमन माइंड आदमी की बड़े शब्द सख्त शब्दों में उसने कहा है कि एनी लॉ, कोई लॉ सैंक्टिटी नहीं है, कोई लॉ सेक्रेड लॉ नहीं है। जब आदमी को ऐसा लगने लगे कि कोई लॉ जो हैं वो सफोकेट कर रहे हैं, तो तोड़ दो उन लोगों को। तो इस तरह ह्यूम ने अपनी जो एम्पिरिसिज्म था उसको एथिकल सेट फील्ड में भी उसके आधार पर दिखा दिया कि सारी वर्चू, सारी मोरलिटी परसेप्शन और डायरेक्ट अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। जो चीज़ डायरेक्ट अनुभव पर नहीं है, ऊंचे ऊंचे आदर्श बना कर रख दिए तो क्या फ़ायदा, कौन उनका पालन करेगा। जो चीज़ नेचुरल वे में हम पालन कर सकते हैं, ये जो नेचुरल मैन जिनको पालन कर सकते हैं उनको करें सारा करा। तो ह्यूम जो है इस तरह से बड़े ज़बरदस्त एक ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी बन गए। सोसाइटी को, सारी को, थिंकिंग को बदल दिया उन्होंने। यही ह्यूम का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, जिसके आधार पे आगे कांट को झटका लगा पड़ा। तो पहला कंट्रीब्यूशन तो उनका वही है जो नॉलेज के फील्ड में हमने देखा। ह्यूम ने, लॉक ने मेटाफिजिक्स को अनुमान के रूप में कायम रखा था, क्योंकि वो कहते थे, लॉक अपने कंपल्शन अंदर से महसूस करते थे कि भाई कोई ना कोई आधार तो बनाना ही चाहिए। तो मेटाफिजिक्स डायरेक्ट हमें रिसीव नहीं होती, लेकिन इन्होंने कहा कि ये मानना चाहिए ना कि कुछ कुछ है ज़रूर जो ये इम्प्रेशन भेज रहा है। अब क्या है इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो उन्होंने कह दिया कि मैटीरियल वर्ल्ड है, कोई पेड़, कोई मैटर, भौतिक चीज़ है, वो हमारे पास इम्प्रेशन भेज रही है। वो अनुमान से उन्होंने लगा लिया। लेकिन जब आप एम्पिरिसिज्म में चले हो, अनुभव पर चले हो, तो जब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा पेड़ का, आपने ऐसी मान्यता बना ली, अनुमान बना ली, तो वो पूरी तरह अपने इसको जो सिद्धांत था उसको पूरी तरह लागू नहीं कर सके। बर्कले आए, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने ये तो कर दिया कि जो इम्प्रेशन बाहर से आ रहे हैं, जो आइडियाज़, मुझे ये तो पता है, मैं यहाँ इतना कहने का अधिकारी हूँ कि मैं कुछ लाल लाल चीज़ देख रहा हूँ, कोई हरा हरा चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसका कारण क्या है? कहते कारण मैंने कभी आज तक देखा नहीं है और देख भी नहीं सकता। वो तो एक कन्वीनियंट नाम है, हमने रख लिया क्वालिटीज़ का। तो इस तरह मैटर को उसने बिल्कुल उड़ा दिया और एक यूनिवर्सल माइंड बना के खड़ा कर दिया। तो वो भी पूरी तरह से एम्पिरिसिज्म को आगे तक नहीं ले जा सके, क्योंकि बिशप थे वो, और उनके जीवन का उद्देश्य ये था कि मैं गॉड में लोगों की फेथ बनाऊं। तो उन्होंने अपने इस फेथ के कारण से उन्होंने भी एम्पिरिसिज्म को बीच में छोड़ दिया। ह्यूम ने इसको पराकाष्ठा तक पहुंचाया। उन्होंने कहा चाहे गॉड मर जाओ, चाहे सोल मर जाओ, लेकिन मुझे तो वो है जो अनुभव नहीं होता चीज़, वो है ही नहीं। टू बी इज़ टू बी। बर्कले की इस बात को मानूंगा कि टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। अगर भगवान है तो दिखाई देना चाहिए, अगर आत्मा है तो दिखाई देनी चाहिए। तो ह्यूम का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, और ह्यूम के इस निष्कर्ष को लेकर आज साइंस वालों ने, साइंस में प्रोबेबिलिटी की थ्योरी ले आए, उसमें से वो निकाल दी, ट्रुथ निकाल दी। इसी तरह से दूसरी चीज़ एथिकल फील्ड में भी हमने यही की कि एक एथिकल फील्ड को बिल्कुल प्रैक्टिकल बना दिया, जस्टिस को नेचुरल जस्टिस बना दिया। जो नेचर के लॉ हैं उनके हिसाब से जो चीज़ जस्टिस तय होती है,
वो उसी को हम जस्टिस मानेंगे। मैन मेड लॉ हैं वो उनको जस्टिस नहीं मानेंगे। आपने एबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? तो आपने मैन मेड में क्या किया कि मैं तो यार वो हूँ, मुसलमान हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एबिलिटी उसमें है जो कलमा ठीक पढ़ सके और कुरान को ठीक पढ़ सके। तो एबिलिटी का मैन मेड लॉ जो है जस्टिस कहाँ हुआ है? यह एक हिंदू ने कह दिया कि जो गायत्री मंत्र पढ़ लेगा और जो वेद को मानेगा और जो पुनर्जन्म, उसी को हम एबिलिटी उसकी, ये बहुत एबिल आदमी है। तो एबिलिटी का शब्द तो तुमने यूज़ कर लिया, लेकिन ये आधार नहीं बन सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूटिलिटी का शब्द इस्तेमाल करो, यूटिलिटी जो है वो एबिलिटी। तो ह्यूम का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी चीज़ जो ह्यूम की है कि ह्यूम ने झंझोड़ करके रख दिया उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा फिलॉसफी का दावा करते थे। उसमें कांट जो है टर्निंग पॉइंट इन वेस्टर्न फिलॉसफी, कूपरनिकन रिवॉल्यूशन, कूपरनिकन ने जैसे एक बड़ा रिवॉल्यूशन कर दिया था, जीव सेंट्रिक की बजाय हेलियोसेंट्रिक बना दिया आदमी को। पृथ्वी सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, सूरज सेंटर है, पृथ्वी तो उसके चारों तरफ घूमती है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि ह्यूम के जो सारे वो थे उनको पलट करके बिल्कुल, तो अब कांट को जब देखेंगे तो कांट का वो रिवोल्यूशन आ जाएगा। कांट जर्मनी के बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। और ये समझ लो कि जैसे हमने कहा कि टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं, जर्मनी के भाग्य विधाता भी हैं वो। जर्मनी बहुत ही पतित हो गया था मॉरलिटी की तरफ से, और गिरावट आ गई थी। तो उस गिरावट को उन्होंने, कांट ने मॉरलिटी से ठीक किया, अपनी वो तकड़ी स्ट्रॉन्ग मॉरलिटी दी। तो कांट बहुत ऊंचे आदमी माने जाते हैं। अब कांट को हम शुरू करेंगे।